हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे न्याय के बारे में कि न्याय क्या होता है। सोशल जस्टिस तब समझ में आएगा ना जब न्याय समझ में आ जाएगा कि न्याय क्या होता है। आपने देखा कि भिन्न भिन्न लोगों ने न्याय की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे प्लेटो ने कहा है कि अपना काम करना, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना। अरिस्टोटल ने कहा है कि जो जिस व्यक्ति जिस चीज़ के योग्य है वो चीज़ उसको प्रदान करना। इसी तरह रॉल्स ने कहा है कि अगर हमारे पास अबंडेंस है तो ऐसी सिस्टम तो स्थापित करना चाहिए जिससे सबकी बेसिक नीड तो कम से कम पूरी हो। ओके, उसके बाद अगला जो थ्योरी थी न्यूमेरिकल, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार जस्टिस क्या है ये भी पढ़ चुके थे हम। Modern writers gave the concept of distributive justice, that is fair distribution of good। मतलब जितनी भी आपके पास वस्तुएं हैं उनका बंटवारा सही ढंग से हो, वो नीडेड को मिले, योग्य को मिले। और इसके लिए एक सरकार जो है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने की बात कही गई है कि ऐसी सरकार जो सबके कल्याण के लिए काम करे, सबकी नेसेसिटीज़ को पूरा करे, सबकी नीड्स को फुलफिल करे। ये नहीं कि किसी के पास इतना हो, बर्डन्स हो कि कई कई पीढ़ियां तक ख़त्म ना हो और किसी के पास बिल्कुल भी कुछ ना हो। इसका मतलब है जो आपके पास गुड्स उपलब्ध हैं उनका बंटवारा सही ढंग से हो। मतलब जितनी जिसकी नीड है, जैसे मैंने इक्वालिटी में बताया था, रोटी बांटना या पूरी बांटना जो है, वही उदाहरण सेम इसमें लगता है। उसके बाद न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ये जो जस्टिस आया, बेंथम की जो एक थ्योरी थी, उपयोगितावाद की थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। ये क्या कहता है कि जो चीज़ बहुत सारे व्यक्तियों को सुख देती है वही वास्तव में सत्य है और वही सरकार को करनी चाहिए। और सुख एक है, सुख एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके जो जोहन लोक है, इसके जॉन लोक नहीं सॉरी जॉन जे.एस. मिल इसके शिष्य थे। उन्होंने इस यूटिलिटी के सिद्धांत को ये कहा कि सारे सुख एक प्रकार से नहीं होते। रोटी खाने का जो सुख होता है वो पोयम पढ़ने से अलग होता है, पोयम पढ़ने का सुख जो होता है वो गेम खेलने के सुख से अलग होता है। तो इस तरह से बेंथम ने क्या कहा था, वो चीज़ जो हमें सुख पहुंचाए वो सरकार को करनी चाहिए। द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, और ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा को सुख पहुंचाए तो वो सबसे अच्छी बात है। द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस गिव्स इक्वल शेयर टू ऑल। बेंथम राइट, एवरीवन इज काउंट फॉर वन। हर एक व्यक्ति को एक गिना जाना चाहिए। नो बॉडी मोर देन। आप समझ रहे हो इस बात को? मान लो एक आपने वोट का अधिकार देना है, तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो अनपढ़ है उसको एक दे दिया और जो पढ़ा लिखा था उस समाज में उसको 5-6 वोट दे दिए। नहीं, एक को एक काउंट करना है और उसके हिसाब से ही उसको अधिकार देने हैं। मीन्स दैट इवन अनइक्वल वुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। अनइक्वल को भी इक्वल के रूप में गिना जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अनइक्वल को इक्वल नहीं गिना जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो उन दूसरों के इक्वल नहीं गिना जा सकता जो अपाहिज नहीं है। द ग्रीक सिटी स्टेट्स टुक द रूल्स सो फार दैट मैनी ऑफिसर्स वर फिल्ड बाय ए लॉटरी। वैसे लोट है इसमें लिख रखा है। ग्रीक सिटी में कहा कि रूलर्स, जैसे प्लेटो है, प्लेटो के समय अगर फर्स्ट चैप्टर आपने सही ढंग से करा हो तो मैंने बताया था कि लॉटरी सिस्टम से ऑफिसर का पद भरा जाता था। तो वो कोई योग्यता नहीं थी लॉटरी में, मतलब योग्यता होनी चाहिए। द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस डिड नॉट कॉल फॉर एनी स्पेशल नॉलेज और क्वालिफिकेशन। मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। मतलब ये जो न्यूमेरिकल वाले जो लोग हैं, जस्टिस वाले, ये कहते हैं कि नॉलेज और क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती किसी ऑफिस को यूज करने में। ग्रीक सिटी का सिद्धांत लागू करना चाहिए, जिसकी प्लेटो ने आलोचना की थी, प्लेटो से पहले थी, लॉटरी सिस्टम से
जो है वो पद भरे जाने चाहिए। ये किसने कहा था? जैसे बेंथम वगैरह है। मुझे नहीं लगता कि बेंथम साहब जितने बहुत कानूनविद थे, भारत में भी बहुत सारे सुधार उसने किए थे, ऐसी बातें की होगी। चलो फिर भी। John Rawls' concept of justice. According to Rawls' concept of justice, everyone is entitled to the maximum liberty, provide a similar liberty provided to even the least advantaged section. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि जो समाज का लिस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जिसको अब तक सबसे कम मिला है, उसको भी उस लिबर्टी से कुछ हासिल हो। ठीक है। A law has to discriminate in favor of some people to ensure the larger good of the society. कई बार कानून को इस तरह से बनाया जाता है कि कुछ व्यक्तियों को प्रायोरिटी देने के लिए, कुछ व्यक्तियों का भला करने के लिए, जिसको ज़रूरत है उसमें कानून में इस तरह का प्रोविज़न किया जाता है कि उनको स्पेशल कुछ एडवांटेज दी जाती है। जैसे हमारे देश के संविधान 1516 में ये प्रावधान है कि अगर राज्य स्त्रियों, बच्चों, बैकवर्ड क्लासेस, SC ST के लिए कुछ करना चाहता है तो जो रूल्स ऑफ लॉ के अनुसार सब व्यक्ति समान हो उसका उल्लंघन किया जा सकता है, मतलब उसमें फेरबदल किया जा सकता है। अगर किसी को 15 या 16 के आधार पर राज्य कुछ विशेष अधिकार देता है, जैसे नौकरियों में अधिकार दे दिया, जो एजुकेशन सीट थी उन पे ज़्यादा SC ST को दिया है, सीटें दी हैं, रिजर्वेशन दी है, तो हम उसको 14 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने नीडी व्यक्ति को वो दिया है। लिबरल व्यू ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म को आप पढ़ चुके हो। लिबरलिज्म में क्या कहा था? व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो स्वतंत्र ही पैदा हुआ है, उसे अपने विवेक पर जीवन व्यतीत करना है, मतलब उसे अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए, उसके पास सिविल लाइबिलिटी होनी चाहिए। लेसिस फेयर का सिद्धांत, जिसमें ये कहते हैं कि किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करे, उससे भी बहुत सारे नुकसान हुए। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों ने लेसिस फेयर के सिद्धांत पर आधार पर सरकार को कानून बनाने से मना कर दिया, और नहीं कानून बनाए तो उन पूंजीपतियों ने वर्कर्स का शोषण करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से फिर मार्क्सवादी क्रांतियाँ कई देशों में आई। लिबरलिज्म डेवलप एज ए डिमांड फॉर द फ्रीडम अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी रूल ऑफ द मोनार्क। और मैंने हिस्ट्री बताई थी पूरी तरह से कि कैसे मोनार्की राज करते थे, किंग थे, चर्च था जो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर कंट्रोल किए हुए थे, और उन्हीं के अनुसार उनके रूल तय किए जाते थे जीवन के। और बाद में साइंस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, और जो मोनार्की हैं वो ख़त्म हो गई, और उसकी जगह डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट आई। और इनको एडवोकेट करने वाले, इस डेमोक्रेटिक को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले ये राइटर्स थे, जिन्होंने कहा कि अब मोनार्कीज का टाइम गया, ख़त्म हो जाना चाहिए। बेंथम, मिल, ये इंग्लैंड के थे भाई, बेंथम और मिल, जिन्होंने कहा कि देश के कानून रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने चाहिए। दे रिगार्ड फ्रीडम ऑफ थॉट, उन्होंने कहा व्यक्ति को थॉट एक्सप्रेशन, बोलने की, सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। इससे एक पता तो आप लगा सकते हो, इसका मतलब पहले व्यक्ति को बोलने, सोचने, समझने की भी शक्ति नहीं थी ना, मतलब स्वतंत्रता नहीं थी। यस, अगर किसी ने कुछ राजा के खिलाफ लिखना चाहे, उनको राजा का शासन पसंद नहीं आया, आपके विचार हो सकते हैं कि आप राजा को पसंद करते हैं या नहीं करते, उसके रूल को पसंद या करते हैं या नहीं करते। अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपको कारावास की सजा दी जाती थी, तो बोलने की आज़ादी कहाँ थी। लिबरल एडवोकेट ए जस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन लेसिस फेयर। लिबरल सोसाइटी का मतलब लेसिस फेयर के सिद्धांत पर आधारित थी, जहाँ स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक मैटर पे। इकोनॉमिक मैटर का मतलब आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को अपने मामलों को हैंडल करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्केट में जो भी व्यक्ति सरवाइव करने के योग्य है वो सरवाइव कर लेगा। जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं, आप उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे के उनके हक में कानून बना के आप बड़े पूंजीपतियों का जो है वो क्यों कर रहे हो, उसको हानि क्यों पहुंचा रहे हो।
और अगर वर्कर्स को ज़रूरत होगी वेज की, काम की, तो वो हमारी शर्तों पर काम कर लेंगे। अगर उन्हें काम की ज़रूरत नहीं होगी वो काम ना करेंगे। आप क्यों उनको सपोर्ट करने के लिए कानून बना रहे हैं? लेकिन ये बातें ज़्यादा दिन तक नहीं चली। They were denied even the basic necessity of life. Lasky Green therefore revised the liberal concept of justice. और इसके कारण फिर वर्कर्स को दबाया गया, वर्कर्स के इतना भी नहीं दिया गया कि उसकी बेसिक नीड भी पूरी हो सके। उन्हें लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं थी अगर वो उनको उद्योगों में काम कर रहे थे। तो लास्की और ग्रीन आगे बढ़कर फिर जस्टिस की परिभाषा उन्होंने बदली, लिबरल कॉन्सेप्ट को बदला कि लिबरल कॉन्सेप्ट का मतलब मजदूरों का शोषण करना नहीं है या जो कुछ वो चाहे, प्रतिबंधित रहित स्वतंत्रता नहीं है, नेगेटिव लिबर्टी नहीं है, पॉजिटिव लिबर्टी है जो प्रतिबंधों के साथ है। ऐसा हो कि उनके अधिकार भी, किसी व्यक्ति का अधिकार भी ना छीना जाए और सोसाइटी में उससे जो अनार्की है या क्योस है वो भी ना फैले। अब मार्क्सवादी हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग मानते हैं। देखो, लिबरल व्यू ने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में स्वतंत्रता और पॉलिटिकल लेवल पे वोट का अधिकार, स्वतंत्रता का, बोलने का अधिकार, थॉट का अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार मांगा। मार्क्स ने कहा कि सारी बुराइयों की जड़ जो है वो आपका इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो है आर्थिक रिलेशन, आर्थिक संबंध है। इसके अनुसार क्या है, जब पूंजीपति और स्लेव्स, पूंजीपति और मजदूर, लैंडलॉर्ड और स्लेव्स किसी भी राज्य में पैदा होते हैं तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है और उस शोषण की वजह से एक वर्ग शोषक बन जाता है और दूसरा शोषित बन जाता है। और इसको ये ज़रूर ख़त्म होता है क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो रूल है वो डायलेक्टिक है। डायलेक्टिक मतलब एक चीज़ पैदा होती है उसके विरोध में दूसरी और दोनों से मिलकर एक तीसरी चीज़ पैदा होती है। और उन्होंने कहा कि जो मार्क्सवाद है, कम्युनिस्ट है, वो अंत में आएगा सारे विश्व में। तो उन्होंने कहा आप इसको इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स की बजाय इकोनॉमिक राइट दे दीजिए। आप जो भी ये वर्ग है उसको ख़त्म कीजिए, तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने तो इवन ये भी कहा जो गवर्नमेंट है वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए, जो लिबरल लेवल की गवर्नमेंट है, लिबरल तरह की, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी मजदूरों का शोषण करने के लिए बनी है। द मार्क्सिस्ट are of firm conviction that the source of all injustice led to institution of private property। और वो मानते हैं कि सारा जो ये हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, उसका एक ही कारण है और वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जाना चाहिए और उसकी जगह पर प्रॉपर्टी पर जो कब्जा है वो गवर्नमेंट का या जो एक दल है, सारे समाज का बोला इन्होंने, गवर्नमेंट नहीं बोला। इन्होंने कहा कि सारे समाज का कंट्रोल होना चाहिए। समाज का कंट्रोल का मतलब स्टेट होना चाहिए। ठीक है, कभी तो ये स्टेट को ख़त्म करने की बात कह रहे थे, लेकिन ये अपनी तरह की स्टेट बना रहे हैं जिसमें मज़दूरों का शासन होगा और सारे जो प्रॉपर्टी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, रेलवे है, सब किसके कंट्रोल में होगा? स्टेट के कंट्रोल में होगा और उसका लाभ सबको मिलेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जाए। द क्लास कंट्रोलिंग द मीन्स ऑफ ऑल प्रोडक्शन, जो द क्लास कंट्रोलिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल द गवर्नमेंट एज वेल, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए। स्टेट इज मोनोपलाइज बाय द इकोनॉमिकल डोमिनेंट क्लास। द लॉ ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ रूलिंग क्लास विच इज़ एक्सप्लॉयटेटिव। इन्होंने कहा जो वर्तमान में जो लिबरल स्टेट है उसमें स्टेट एक अकेली है, मोनोपलाइज शक्तियों के साथ, और उस पर जो इकोनॉमी पूंजीपति हैं उनका डोमिनेंट है। और सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जो शोषण करते हैं गरीब वर्ग का। द कैपिटलिस्ट क्लास इज इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट। जो पूंजीपति हैं वो सरकार को या समाज को लाभ नहीं दे रहे, उनका एक ही मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। द प्रेजेंट सिंबल हैज़ टू डिस्ट्रॉय बाय द प्रोलेटरिएट। और इन्होंने कहा रेवोल्यूशन की जानी चाहिए, प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन की जानी चाहिए, मतलब ये कि मज़दूरों के द्वारा क्रांति की जानी चाहिए और उस क्रांति में ऐसी जो सारा कुछ डिस्ट्रॉयड कर देना चाहिए वर्कर के द्वारा, पूंजीपतियों को मार देना चाहिए,
संपत्ति छीन लेनी चाहिए। और ऐसी सोसाइटी जो क्लासलेस है और साथ में स्टेटलेस है, ये दोनों वर्ड आप याद रखना। ये ना राज्य हो, न क्लासेस हो, स्टेबलिश हो, मजदूरों का शासन हो, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जितनी भी प्रॉपर्टी हो वो समाज के साझा कंट्रोल के अंडर हो, और जो लाभ मिले वो सभी समाज के वर्गों को मिले। आइडिया कहने में अच्छा है, लेकिन अंदर से गहराई से देखें तो इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। एक तो इन्होंने कहा था कि कभी स्टेट नहीं होगी, लेकिन जितनी निरंकुश तानाशाह स्टेट कम्युनिस्ट राज्यों में होती है वो इतनी कहीं भी नहीं होती। डेमोक्रेसी में तो हम ये मान लेते हैं 5 साल के बाद या 4 साल के बाद ये गवर्नमेंट ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन कम्युनिस्ट में तो कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जैसे चाइना में है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ही रहती है, चाहे लोग उसको चाहें या ना चाहें। अब आपको पता है सी जिनपिंग को फॉरएवर मैंने जब तक वो जीवित रहेंगे राष्ट्रपति बना दिया। ऐसे में कितना टाइम लगता है एक सरकार को निरंकुश तानाशाह बनते हुए और लोगों का अधिकार छीनते हुए। ठीक है, अब है 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस के 3 प्रिंसिपल क्या हैं? सबसे पहले इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल। इक्वालिटी में आपने जाना कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के समान नहीं होते, और इसलिए एक्यूरेट जो लिबरल इक्वालिटी है वो हम ला भी नहीं सकते। मतलब जैसे क्लास में अगर सबको 2-2 पेंसिल बांटनी है या सबको व्हील चेयर देनी है, कुछ भी ये संभव नहीं हो सकता, या बराबर मार्क्स देने हैं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटी अलग होती है, नीड अलग होती है हर बंदे की। लेकिन कुछ व्यक्ति तो इक्वल होते हैं ना, कुछ व्यक्ति इक्वल होते हैं। मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ओके, इनमें से 5 स्टूडेंट हैंडीकैप हैं, ओके, लेकिन जो 35 हैं वो तो सही हैं, वो तो इक्वल है ना। ये इक्वल एक दूसरे से है, ये इक्वल एक दूसरे से है। ठीक है, इन इक्वल के साथ इक्वल व्यवहार किया जा सकता है, और जो अनइक्वल हैं उनके साथ अनइक्वल जैसा व्यवहार किया जाता है। जैसे हमारे देश में एससी और जर्नल में तो इक्वल है ना। वैसे जर्नल में भी इक्वल नहीं है, लेकिन मान लिया गया संविधान में कि जर्नल सारे इक्वल हैं, क्योंकि जर्नल में भी पुअर और रिच हैं हमारे देश में। वो पता नहीं किस बेस पे ये बनाई हुई है चीज़ें। चलो, उसके बाद है, ये कहता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, ऑल द एग्रीज दैट ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल इम्पोर्टेंस। हर व्यक्ति को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू गिव एवरी पर्सन हिज ड्यू। हर व्यक्ति को उसका ड्यू, मतलब जो वो चाहता है उसको देना मुश्किल है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा प्रिंसिपल बनाया जाए टू ट्रीट इक्वली। इक्वल को तो इक्वल, जो लोग एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं, अगर पैरामीटर हो कोई उसके आधार पर, मान लो 10th क्लास में हैं, बहुत सारे बच्चे 80% लिए हुए हैं, जनरल हैं, तो वो पैरामीटर हो गया कि 80% वाले सब समान हैं। मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसी गिव राइट लाइक लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, वोट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। बहुत सारी जो डेमोक्रेसी है उसमें ये राइट्स दिए हुए हैं, और वो इक्वालिटी के आधार पर ही दिए गए हैं। Nearly all citizens, likewise, as per the principle of treating equally, there is no discrimination between people on the basis of class, caste, race and gender. किसी भी व्यक्ति के साथ इन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। People should be judged on the basis of their deeds. लोगों को जो उनकी गुण है उनके आधार पर मापा जाएगा। वो गुण उसका जो कोई भी रिवार्ड उन्हें मिलेगा उसका आधार होगा, on the basis of group which they belong. Thus, if 2 people from different caste are a teacher, they would get the same perk and the salary. और इक्वालिटी कहाँ लाई कि 2 टीचर अगर एक जैसे हैं उनको सेम सैलरी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, जेंडर के हों। इफ़ वन इज़ गिवन मोर सैलरी, और अगर एक बड़ी कास्ट का है और उसे ज़्यादा सैलरी दी जाए, और एक छोटी कास्ट का है, लो कास्ट का है, तथा कथित, मतलब लो कास्ट भी हमारे यहाँ मानी जाती है, वैसे कोई लो होता नहीं है, उसको कम दिया जाए तो ये रॉन्ग है, अनरीजनेबल है। इसलिए समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एक पैरा है, दूसरी एक और पक्ष है।
मान लो एक स्कूल है, उसमें कुछ टीचर्स 9th से 12th पढ़ाते हैं, पीजीटीज हैं, पीजीटी बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। कुछ 6 से 8 पढ़ाते हैं, 10 वो पढ़ाते हैं, उन्हें टीजीटीज बोलते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, इनकी क्वालिफिकेशन कम होती है। तो इनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, इन टीचर्स जितना वेतन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्टें अलग है। यहाँ इक्वालिटी नहीं है, लेकिन ऑल टीजीटी एंड ऑल पीजीटी वो इक्वल है। लेकिन वो कैसे इक्वल होंगे? अगर वो एक ही दिन उन्होंने ज्वाइन किया होगा। अगर भिन्न भिन्न दिवसों पर ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, भिन्न भिन्न दिवस पे ज्वाइन किया है, भिन्न भिन्न डे उनकी ज्वाइनिंग हुई है नौकरियों में, तो उनकी सैलरी अलग अलग हो जाती है। उस आधार पर आप डिमांड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? फिर है प्रपोर्शनेट जस्टिस। प्रपोर्शो मैंने यहाँ था अनुपातिक न्याय। मतलब क्या है कि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं सोसाइटी में कि जो लोग हैं वो सदियों से बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े होते हैं, और उनको वो इतिहास में उनको वो चीज़ें नहीं मिली होती जो दूसरों को मिली होती हैं। तो ऐसे में क्या है, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे महिलाएं हैं, इनको अधिकार नहीं थे, 1978 में आके तो इनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिले हैं पूरी तरह से। किसी भी देश में मतलब वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहा है, तो वो कैसे ऊपर उठ पाएंगी? महिलाओं को या ऐसे सेक्शन और भी सोसाइटी में जिसको अभी तक मतलब वो नहीं मिले, मतलब बराबर के अधिकार नहीं मिले, तो उसको जस्टिस दिया जा सकता है। दूसरा ये है कि आप कितनी परफॉर्मेंस करते हो सोसाइटी में, आप देते क्या हो। देखो अरस्तु कहते हैं ना कि आपकी योग्यता क्या है। जैसे स्कूल में है, आपकी योग्यता क्या है कि आप 90% लेते हो, तो वो ये नहीं कह सकते कि आपको कम दिए जाए मार्क्स, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। In addition to equal treatment, there are circumstances when treating everyone equal would be wrong. और कई बार क्या होता है कि सभी को एक जैसा मान लेना गलत होता है। मान लो क्लास में शरारत शोर कर रही है, एक दो बच्चा है जो शोर कर रहा है, लेकिन सब पिटाई सबकी हो जाए, तो ये इक्वालिटी के नाम पर नहीं, मेरे लिए तो सब समान है, ये रोंग होता है। थस ए कॉलेज एग्जाम स्टूडेंट आर गिवन मार्क्स लाई ऑन देयर हार्ड वर्किंग एंड परफॉर्मेंस रादर देन फॉर जस्ट परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम। इसलिए जो स्कूल कॉलेजेस में मार्क्स दिए जाते हैं वो परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं। थस जस्टिस देन इज़ रिवार्डिंग एवरी इंडिविजुअल इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। जितने उसने एफर्ट्स लगाए हैं, जितना वो योग्य है, उसको इतना ही दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड। मैं कुछ आपको स्पेशल सेक्शन के बारे में बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता और सदियों से वो पिछड़े होते हैं, और इस पिछड़ेपन के कारण वो पढ़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, उनको मौके नहीं मिलते, तो उनके स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनको स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं। मान लो जैसे कोई एक अंधा बच्चा है, उसको ऐसी टेक्नोलॉजी प्रदान की जाए कि वो ब्रेल लिपि की किताबें दी जाए या कंप्यूटर की कोई टेक्नोलॉजी दी जाए, तो वो स्पेशल नीड है। ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाती है या अपाहिज लिख नहीं सकता, तो वो साथ में एग्ज़ाम देने वाला बिठा सकता है। कोई और जो सही आदमी है वो उसकी वो नहीं कर सकता कि इसने बिठाया तो मैं भी बिठाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज स्पेशल वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस बाय लुकिंग इनटू स्पेशल नीड ऑफ द पीपल। लोगों की नीड को देखते हुए स्पेशल तरीके से उनकी हेल्प की जाए। समटाइम्स इक्वल ट्रीटमेंट एंड proportionate justice may not be sufficient to ensure justice to people. It means that people who are not equal in certain respect may be treated differently। और कई तरह से जो लोग डिफर होते हैं, उनकी कंडीशंस अलग होती है। जैसे महिलाओं की सीट रिजर्व होती है, हो सकता है कि वो माँ हो, बच्चे के साथ हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, और उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनकी स्पेशल सीट दी जाती है उनको। These may include people with special needs, disability, lack of education, health and physical disability, and some criteria for special treatment in many states. If people are not able to live in a healthy and productive life, result is
an unequal society. In such a situation, preferential treatment is given to the people. हो सकता है कि उन्होंने अच्छा जीवन ना बता, जैसे आप मिड डे मील का लगा सकते हो। मिड डे मील सिर्फ सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, ये मानकर कि ये स्कूलों में बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं और इनको ज़रूरत है स्पेशल खाने की, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाएगा तो वो उसका मतलब उसके घर की कंडीशन खाने योग्य तो है, उसे खाना तो मिल ही सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो सरकारी स्कूल में आता है, जो फीस पे नहीं कर सकता, तो उनको ड्रेसेस, किताबें, फूड दिया जाता है ताकि वो भी दूसरों के साथ एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सके और समाज पर बोझ ना बने, ठीक है। इसलिए ये सारा जो रिजर्वेशन का दी गई है इंस्टीट्यूशन में SC ST बैकवर्ड क्लासेस, वो इसीलिए दी गई है क्योंकि इनको माना जाता है कि इनको ट्रीट ऐसे नहीं किया गया, समाज में इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। व्हाट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन? मान लो आपके पास 100 चीज़ें हैं, मान लो आपके पास 100 संतरे हैं और आपको कहा जाए कि आपने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जस्ट मैंने न्यायपूर्ण बंटवारा करना है, न्यायपूर्ण बंटवारा करना है, ठीक है। बताओ भाई कैसे करोगे न्यायपूर्ण बंटवारा? आप कहोगे कि सबको एक एक दे देंगे, 2-2 आएंगे, तो अगर बच्चे 50 हैं तो हम 2-2 दे देंगे, लेकिन इसे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें नीड नहीं देखी। हो सकता है कि बच्चा 3 दिन से भूखा हो और एक बच्चा हो सकता है कि वो संतरे खाता ही ना हो, उसे एलर्जी हो संतरे से, हो सकता है कि उनके घर में संतरे का बाग हो सकता है ना। तो ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितनी भी नीड के अनुसार बांटा जाए। टू अटेन सोशल जस्टिस इन सोसाइटी, द स्टेट हैज टू इनिशिएट सर्टन स्टेप्स सो दैट इंडिविजुअल आर ट्रीटेड फेयरली। सोशल जस्टिस इज लिंक टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस, मतलब वस्तुओं का और सेवाओं का बंटवारा, नौकरी सेवा मतलब नौकरियों का बंटवारा फेयर होना चाहिए। इफ ए सोसाइटी हैज ग्लैरिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इट इज नेसेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन दीज रिसोर्सेज टू प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन। This is necessary for an individual to pursue his aspirant. Thus, in India, untouchability was abolished so that low-caste people may have equal access to amenities, job and public places. हमारे देश में छुआछूत एक ऐसी सामाजिक प्रथा थी, कुप्रथा थी बल्कि, जो वो रोकती थी कहीं जाने से। इसको लो कास्ट के लोग जो थे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, कुओं से जल नहीं भर सकते थे, तालाबों पर नहीं जा सकते थे, तालाबों में नहा नहीं सकते थे। तो इस तरह से बहुत सारी जॉब और पब्लिक प्लेसों से उन्हें डिनाइड किया जाता था। लेकिन संविधान में लिख दिया 17 आर्टिकल में कि अनटचेबिलिटी एक अपराध है और इसको हम दूर करते हैं, और जो अगर अनटचेबिलिटी करेगा उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विस का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।